नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच। अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है शक्ति संसाधन कोयला। शक्ति संसाधन कोयला उद्योगों को, आर्थिक उद्योगों में उत्पादन, वितरण तथा परिवहन, आर्थिक उद्योगों में उत्पादन, परिवहन तथा वितरण के लिए मानव प्राचीन काल से अपनी शारीरिक शक्ति और पशुओं की शक्ति का प्रयोग करता रहा है। यानी औद्योगिक, आर्थिक उद्योगों के उत्पादन, वितरण और परिवहन आदि के लिए मानव प्राचीन काल से ही मानवीय शक्ति और पशु शक्ति का प्रयोग करता चला आ रहा है। कालांतर में मनुष्य ने पवन और बहते जल से पवन चक्कियों और विभिन्न प्रकार के यंत्रों को चलाना सीखा। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के बाद 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के बाद से कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत का प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जाने लगा। यानी 18वीं शताब्दी के बाद जो है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत का प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जाने लगा। पिछली चौथाई शताब्दी में आणविक शक्ति का भी प्रयोग, पिछली शताब्दी चौथाई शताब्दी में देखा जाए तो आणविक शक्ति का प्रयोग भी विकसित होने लगा। शक्ति के जो हैं प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार हैं। ये शक्ति के जो प्रमुख स्रोत हैं वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, मानव की शारीरिक शक्ति। दूसरा है पवन शक्ति। तीसरा है पशु शक्ति। चौथा है प्रवाही जल, यानी बहता हुआ जल। पांचवा है ज्वार भाटे की शक्ति, जो सामुद्रिक शक्ति कह सकते हैं, ज्वार भाटे की शक्ति। छठा है सौर शक्ति और सातवां है ईंधन से प्राप्ति शक्ति, जिसमें लकड़ी और लकड़ी का कोयला, खानों से प्राप्त कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक ईंधन सम्मिलित किया जाता है। लेकिन वर्तमान काल में औद्योगिक शक्ति यानी ऊर्जा, वर्तमान समय में जो औद्योगिक शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसके निम्नलिखित कह सकते हैं, निम्न प्रकार 5 साधन हैं, 5 स्वरूप हैं। नंबर 1 है कोयला। नंबर 2 है खनिज तेल। नंबर 3 पेट्रोलियम। नंबर 4 प्राकृतिक गैस और नंबर 5 बहता हुआ जल। यानी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो औद्योगिक शक्ति यानी ऊर्जा के 5 प्रकार के स्रोत हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है कोयला, नंबर 2 खनिज तेल और नंबर 3 है पेट्रोलियम। खनिज तेल में ही पेट्रोलियम आ जाता है। नंबर 3 है प्राकृतिक गैस, नंबर 4 है बहता हुआ जल और नंबर 5 है आणविक ईंधन। नंबर जो 5 प्रकार का है वो आणविक ईंधन है। आणविक ईंधन में भी 2 प्रकार के हैं। आणविक ईंधन को अगर देखा जाए तो भी इसके 2 प्रकार के उपवर्ग हैं। नंबर 1 है प्रयोग द्वारा समाप्त होने वाले, यानी हमने पिछले
टॉपिक में बताया था कई प्रकार के संसाधन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल हम एक बार ही कर सकते हैं, और कई प्रकार के संसाधन ऐसे होते हैं, रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो नंबर आणविक शक्ति में भी कहा जाता है जो फर्स्ट प्रकार के हैं कि प्रयोग द्वारा समाप्त होने वाले संसाधन, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, आणविक ईंधन है। और दूसरा है प्रयोग द्वारा समाप्त न होने वाले संसाधन। दूसरे प्रकार का है प्रयोग द्वारा समाप्त न होने वाले संसाधन अथवा प्रकृति द्वारा पुनः पूर्त किया जाने वाला संसाधन, जैसे बहता हुआ जल। आर्थिक रूप से उन्नत देश में प्रति व्यक्ति जितनी ऊर्जा पैदा की जाती है उसकी अपेक्षा विकसित देशों में उतना ही कम ऊर्जा पैदा की जाती है। इसका जो प्रमुख कारण है औद्योगिक उन्नति है। ठीक है, तो हम जो अपना प्रमुख कोयले का जो ऊर्जा का जो प्रमुख भंडार कह सकते हैं, प्राचीन काल से ही रहा है कोयला, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोयले का महत्व। नंबर 1, कोयले का महत्व क्या है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 20वीं शताब्दी के मध्य तक संसार के लगभग 90%, 20वीं शताब्दी के मध्य तक संसार के लगभग 90% औद्योगिक शक्ति का स्रोत खानों से प्राप्त कोयला था। यानी अगर देखा जाए तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक शक्ति का जो प्रमुख स्रोत था वो खानों से प्राप्त कोयला ही था। द्वितीय महायुद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कह सकते हैं उसको हम, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व संसार की समस्त यांत्रिक शक्ति का 2/3 भाग कोयले से प्राप्त होता था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जो है संसार की शक्ति का 2/3 भाग जो है वो कोयले से ही प्राप्त होता था। कोयले के आधार पर से ही ब्रिटेन, यानी कोयले के आधार पर अब देखा जाए तो ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी में अपनी औद्योगिक और महासागरीय प्रभुता प्राप्त की थी। कोयले के बल पर ही जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोयले के बल पर ही जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस ने ही बड़ी तीव्र गति से औद्योगिक तथा व्यापारिक, दोनों ने बड़ी तेज गति से कह सकते हैं कि औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति की। चीन और भारत की औद्योगिक प्रगति का आधार भी, चाइना और भारत की जो औद्योगिक प्रगति का आधार था कोयला ही रहा है। यद्यपि अब जल विद्युत के अधिक प्रयोग पर ध्यान दिया जाने लगा है, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो अब जल विद्युत शक्ति पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वर्तमान काल में संसार की 40%, यानी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो विश्व की लगभग 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से प्राप्त होती है। यानी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो विश्व की लगभग 40% शक्ति जो है कोयले से, ऊर्जा जो है वो उस कोयले से ही प्राप्त हो रही है। अब कोयले का प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल बनाने में, यानी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कोयले का प्रयोग जो है कृत्रिम प्रकार से पेट्रोल बनाने में सहायता, कच्चे मालों की तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कई रूपों में इसका स्वरूप जो है बदल कर हम नए रूप से हम कोयले का प्रयोग करते जा रहे हैं। कोई तो कह सकते हैं कोयले का महत्व जो है हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की उद्योगों को संचालित करने के लिए, उद्योगों से उत्पादित वस्तु को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए हमें शक्ति के स्रोत जो चाहिए उसमें कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका शुरुआत से रही है और अब तक भी है। लेकिन वर्तमान समय में अब विभिन्न प्रकार के आणविक, विभिन्न प्रकार की जल शक्ति के ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो उसका स्थान लेते जा रहे हैं। कोयले की उत्पत्ति, जिस कोयले को हम लोग अब ऊर्जा संसाधन में ले रहे हैं उसकी उत्पत्ति, यानी कोयले का उत्पत्ति कैसे होता है। कोयला एक खनिज पदार्थ है। कोयला एक खनिज पदार्थ है। अगर कोयले की उत्पत्ति को देखा जाए तो
कोयला एक खनिज पदार्थ है जो भूपटल की अवसादी, इस बात को याद रखिएगा, जो भूपटल की अवसादी शैलों में मिलता है। कोयला एक खनिज पदार्थ है जो भूपटल की अवसादी शैलों में मिलता है। ये कठोर काला और चमकदार पदार्थ होता है। यह कठोर काला और चमकदार पदार्थ होता है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। यानी कोयले में देखा जाए तो ये कठोर होता है, काला होता है, चमकदार होता है और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की गैसें तथा अन्य कुछ अपद्रव्य भी कोयले में रहते हैं। कोयला वास्तव में जीवाश्म वनस्पति है। यानी कोयले को अगर देखा जाए तो ये मूल रूप से एक जीवाश्म वनस्पति होती है। भौगर्भिक प्राचीन युग में भूपतल की विभिन्न, यानी प्राचीन काल में पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण जो प्राकृतिक वनस्पतियां थी, वो धरातल के ऊपरी जो वनस्पतियां थी वो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण या कहते हैं उथल पुथल के कारण वो जब नीचे दब गई और कालांतर में वही एक कोयले का रूप लेकर हमारे सामने प्रकट हुई। जो वनस्पतियां थी वो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण या वो जो वनस्पतियां थी वो दब गई और उस कालांतर में वो कोयले के स्वरूप में हमारे सामने आ गई। इनके ऊपर क्रमशः ऊपर की मिट्टी, कीचड़ आदि के भार तथा भूगर्भ के ताप से उस दबी हुई वनस्पति ने कोयले की परतों का रूप ले लिया। दबी हुई परतों ने कोयले के परतों का रूप ले लिया। करोड़ों वर्षों के बाद, हमने एक चीज़ और बताया था, बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं जिनको बनने में एक मिनट का समय लगता है और बहुत संसाधन ऐसे हैं जिनको बनने में कई करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसी में कोयला, पेट्रोलियम इसी तरह के संसाधन हैं जिनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो करोड़ों वर्षों के बाद बहुत से क्षेत्रों में उत्थान होने और शैलों के अनाच्छादित होने के कारण कोयले भी की भूमिगत परतें पृथ्वी के ऊपर सतह पर दिखलाई देने लगी। कोयला निर्माण के दो प्रमुख युग हैं। अगर इनको युग और समय में देखा जाए तो इसके निर्माण के दो प्रमुख युग हैं जिनके अनुसार कोयले का हम काल वर्ग कहते हैं, जिनको कोयले का समय कहते हैं, कोयले का वर्ग कहते हैं। नंबर 1 कार्बोफेनिस युग का कोयला, कार्बोनिफेरस युग का कोयला। नंबर 1 क्या है? कार्बोनिफेरस युग का कोयला। और नंबर 2 है टर्सरी युग का कोयला। यानी कोयले के जो युग हैं उनको हम दो समूहों में, दो वर्गों में विभक्त करते हैं, बांटते हैं। नंबर 1 है कार्बोनिफेरस युग का कोयला और नंबर 2 है टर्सरी युग का कोयला। संसार का जो है 3/4, संसार का 3/4 से अधिक, संसार के 3/4 से अधिक कोयला भंडार कार्बोनिफेरस युग का है। भारत में जो कोयले के प्रमुख खाने हैं, जो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि में है, ये गोंडवाना युग की कार्बोनिफेरस के समकालीन है। भारत की में टर्सरी युग कोयला थोड़ी मात्रा में राजस्थान, कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। यानी भारत में जो है दोनों युग के कोयला पाए जाते हैं। पहले प्रकार का युग कोयला झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि में पाया जाता है और दूसरे प्रकार का टर्सरी युग का कोयला राजस्थान, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में थोड़े मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, जिस कोयले के पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके प्रकार या किस्म के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो कोयले में जो कार्बन तत्व के मात्रा के आधार पर, कोयले में कार्बन तत्व के मात्रा के आधार अनुसार ऊर्जा क्षमता होती है। गुणों के आधार पर कोयले को हम निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं। यानी गुणों के आधार पर कोयले को हम निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं। नंबर 1 क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला। नंबर 1 क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला।
ये कोयला बहुत ही सर्वोत्तम प्रकार का होता है। यानी जब भी अगर परीक्षाओं में पूछा जाए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो आप जो है यही बताएंगे कि एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा 90 से 96% तक होती है। यानी इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो होती है वो 90 से 96 प्रकार की होती है। ये कोयला बहुत कठोर, चमकदार, रवेदार होता है तथा वाष्पशील पदार्थ बहुत कम होता है, अतः इसके जलने में धुआं बहुत कम होता है। अतः इसके जलने से धुआं बहुत कम होता है और ताप बहुत अधिक होता है। वाष्पशील होता है, जलने से धुआं बहुत कम होता है, इसलिए ताप जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एंथ्रेसाइट कोयले में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसकी मात्रा 2% होती है, लगभग 2% होती है। ताप उत्पादक संयंत्रों में इसकी अधिक मांग होती है। यानी जहाँ पर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र जो लगे होते हैं वहाँ पर एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले की मांग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला जो है वो उसके जो भंडारों को देखा जाए जहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में, ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी वेल्स क्षेत्र में, पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी, बेल्जियम और चीन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। नंबर 2 प्रकार का जो है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है। यानी पहले वाले में जो एंथ्रेसाइट कोयला था उस कोयले में कार्बन की मात्रा क्या थी, 90 से 96% तक थी, लेकिन बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है। इस कोयले का रंग चमकदार, इस कोयले का जो रंग होता है वो चमकदार होता है। हाथ काले करने वाला कोयला है, इससे हाथ काला हो जाता है। इसमें वाष्पशील की मात्रा जो है पदार्थ बहुत अधिक होती है, अतः यह कोयला जलने में बहुत धुआं देता है। इस प्रकार का जो कोयला है जो इनमें जलने पर बहुत अधिक धुआं देता है तथा पीली लौ के साथ जलता है। राख का अंश भी अधिक होता है। यानी इस प्रकार के कोयले में जो है राख का जो अंश होता है वो बहुत अधिक होता है। घटिया बिटुमिनस को सब बिटुमिनस भी कहते हैं। घटिया प्रकार का जो बिटुमिनस कोयला होता है उसको हम सब बिटुमिनस कोयले के नाम से भी संबोधित करते हैं। बिटुमिनस कोयले के भी कई उपभेद होते हैं। इनकी गुणवत्ता के आधार पर, इनकी ऊर्जा के आधार पर इनको हम कई भागों में बांटते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है कोकिंग कोयला। नंबर 1 आता है कोकिंग कोयला। बिटुमिनस कोयले को ताप देकर तथा जल को धोकर कोक बनाते हैं। बिटुमिनस कोयले को ताप देकर तथा जल को धोकर हम कोक बनाते हैं। कोक भी 2 प्रकार से होते हैं, इस बात को ध्यान दें। बिटुमिनस कोयले को ताप देकर जल से धोकर उसे हम कोक बनाते हैं। और कोक भी 2 प्रकार, धातुओं को गलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला धातुकर्मी कोक, जो विशेषकर लौह इस्पात आदि उद्योगों में प्रयोग होता है और उसमें गंधक और उपद्रवों को निकाल दिया जाता है। दूसरा है घरेलू कोक। दूसरा है घरेलू कोक जो गैस उत्पादन, घरेलू कोक जो है ये गैस उत्पादन के बाद बचा हुआ कोयला होता है। दूसरा है गैस कोयला। पहला क्या हुआ कोकिंग कोयला, दूसरा है गैस कोयला। बिटुमिनस कोयले से गैस भी बनाई जाती है जो औद्योगिक तथा घरेलू दोनों उपभोगों में प्रयोग की जाती है। और तीसरा है स्टीम कोयला। ये कोयला जल वाष्प से स्टीम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रकार के कोयले को जल वाष्प से स्टीम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो मेन है, यानी पहले आपका हुआ एंथ्रेसाइट, यानी एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला जो सबसे अच्छा, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 96। दूसरा हुआ बिटुमिनस प्रकार का कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90 प्रकार का
और तीसरा आता है लिग्नाइट या भूरा कोयला। लिग्नाइट या भूरा कोयला। लिग्नाइट कोयला जो होता है, लिग्नाइट या भूरा कोयले में कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक होती है। यानी लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन की जो मात्रा होती है ये 45 से 70% तक होती है। ये प्रायः भूरे रंग का होता है। ये प्रायः भूरे रंग का होता है। ये जलने में बहुत अधिक धुआं देता है। इस प्रकार का कोयला अगर देखा जाए तो जलने में बहुत अधिक धुआं देता है तथा राख भी बहुत छोड़ता है। यानी जो लिग्नाइट या भूरा कोयला होता है जलने पे धुआं भी देता है तो राख भी बहुत अधिक छोड़ता है। ये एंथ्रेसाइट तथा बिटुमिनस से अपेक्षाकृत नवीन कोयला होता है। यानी ये अगर इसके काले अवध को देखे जाए तो ये बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट जो कोयला है उससे नवीन समूह का ये कोयला माना जाता है। इसमें वनस्पति के अंश अधिक मात्रा में होता है। यानी इस लिग्नाइट या भूरे कोयले में वनस्पति की जो मात्रा होती है उसमें वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले का जो है प्रयोग, लिग्नाइट कोयले का प्रयोग मुख्यतः स्टीम बनाने में, लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला होता है उसका उपयोग मुख्यतः हम स्टीम बनाने में तथा ताप विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। स्टीम बनाने के लिए तथा ताप विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके विशाल भंडार पूर्व सोवियत संघ, इसके विशाल भंडार जो होते हैं वो पूर्व सोवियत संघ तथा जर्मनी में है। यानी इसके भंडार अगर देखा जाए इस प्रकार के कोयले लिग्नाइट या भूरा कोयला तो पूर्व सोवियत संघ और जर्मनी में इसके विशाल भंडार हैं जहां इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है। यानी जहां इस प्रकार के कोयले से हम विद्युत उत्पादन में उसका उपयोग करते हैं। कृत्रिम पेट्रोल बनाने, गैस बनाने तथा इमारती ईंटें पकाने के लिए भी इस प्रकार का कोयले का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम ईंट बनाने, कृत्रिम पेट्रोल बनाने, इमारती ईंटें पकाने और गैस बनाने में इस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है। चौथे प्रकार का कोयला है केनन। चौथे प्रकार का कोयला है केनल कोयला। जो चौथा प्रकार है उसको हम कहते हैं केनल कोयला। केनल कोयले बहुत ही घटिया किस्म का कोयला होता है। केनल प्रकार का जो कोयला होता है ये बहुत ही घटिया किस्म का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। यानी इस प्रकार के केनल कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है यह 40% से भी कम होती है। इसे हम घटिया किस्म के कोयले की श्रेणी में रखते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों, यानी जो केनल प्रकार का कोयला है ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है और इसके जलने पर अग्नि की लपटें उठती हैं और इसके जलने पर जो है अग्नि की लपटें उठते हैं। इसका प्रयोग गैस बनाने में अधिक किया जाता है। यानी जो केनल प्रकार का कोयला है यह घटिया किस्म की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 40% से भी कम होती है। जलने में इसमें अग्नि की लपटें उठती हैं और इसका प्रयोग है जो हम लोग गैस बनाने के लिए करते हैं। अंतिम प्रकार का कोयला है पीट प्रकार का कोयला। जो अंतिम प्रकार का कोयला है पीट प्रकार का कोयला आयु के विचार से ये सबसे नवीन कोयला होता है। यानी पीट प्रकार का कोयला अगर उसकी समय अवधि के आधार पर अगर देखा जाए तो ये सबसे नए प्रकार का कोयला होता है। पीट प्रकार का कोयला, पीट प्रकार का जो कोयला है समय के आधार पर अगर इसको देखा जाए तो ये सबसे नवीन प्रकार का कोयला होता है। और वनस्पति के मौलिक रूप से ये थोड़ा ही भिन्न होता है। यानी वनस्पतियों का जो स्वरूप होता है, मौलिक स्वरूप होता है, उससे यह बहुत, जो पीट प्रकार का कोयला है बहुत थोड़ा ही भिन्न होता है। इसमें 55% कार्बन, 35% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन होता है। यानी इस प्रकार पीट प्रकार के कोयले में 55% कार्बन,
35% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन होता है। ये प्रायः लकड़ी की तरह जलता है, यानी इस प्रकार का कोयला अगर देखा जाए तो प्रायः लकड़ी की तरह जलता है और जलने में बहुत धुआं देता है और जलने में बहुत ही धुआं देता है। इसका प्रयोग अधिकतर घरों में जलाने के लिए किया जाता है, घरों में जलाने के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः पूर्व सोवियत संघ में पीट कोयले से ताप विद्युत उत्पादन करते हैं और वहाँ इसके जो प्राप्ति का स्थान है वहाँ पाया जाता है। तो ये कोयले का प्रकार हुआ जो निम्न प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया। एक बार हम संक्षेप में, जो आज का हमारा टॉपिक था शक्ति संसाधन कोयला, उसमें संक्षेप से बताए दे रहे हैं हेडिंग से, जिससे आप लोग जब याद करें तो याद रह जाए। अर्थव्यवस्था की संचालित करने के लिए या उद्योगों को संचालित करने के लिए हमें अनेक प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें कई रूपों में मिलती है। प्राचीन काल में क्या था कि हमारे पास तकनीकी ज्ञान या कहते हैं ज्ञान के अभाव के कारण हम विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी हमको बहुत कम थी। लेकिन आर्थिक उद्योगों के उत्पादन, वितरण तथा परिवहन, यानी उद्योगों के उत्पादन, परिवहन और वितरण आदि के लिए मानव प्राचीन काल से ही मानवीय श्रम और पशु श्रम के माध्यम से जो है ऊर्जा के माध्यम से ही उपयोग में लाता था। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद कोयला, 18वीं शताब्दी में जब क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई, उस समय कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत का प्रयोग किया जाने लगा। शक्ति के जो अगर प्रमुख स्रोत हैं तो उनको देखा जाए तो मानव का शारीरिक शक्ति है, पशु शक्ति है, पवन, प्रवाही जल, ज्वार भाटे की शक्ति, सौर शक्ति, ईंधन से प्राप्त शक्ति। औद्योगिक शक्तियों को अगर देखा जाए तो नंबर 1 है कोयला, नंबर 2 है खनिज तेल और पेट्रोलियम, नंबर 3 प्राकृतिक गैस, नंबर 4 बहता हुआ जल, नंबर 5 आणविक शक्ति। इसके बाद हमने कोयले के महत्व को बताया कि कोयला प्राचीन काल में कितना महत्व था और आज के प्राचीन काल में जब ऊर्जा का जो स्रोत था मुख्य रूप से कोयला ही था। क्योंकि हमको विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं थी, तकनीकी ज्ञान का हमारे पास अभाव था, तो जानकारी न होने के कारण हमारा मुख्य जो ऊर्जा का साधन था वो कोयला ही था। उसके बाद हमने कोयले की उत्पत्ति के बारे में बताया कि कोयला कैसे हुआ, पृथ्वी में क्या कैसी हलचलें हुई, कोयला कैसे बना, कोयले के कौन से 2 युगों के बारे में बताया गया। नहीं, जब कोयले का उत्पादन होता है उसे हम 2 युगों में, समूहों में बांटते हैं। नंबर 1 हमने बताया कार्बोनिफेरस युग, नंबर 2 हमने बताया टर्सरी युग का कोयला। नंबर 1 कार्बोनिफेरस युग का कोयला, नंबर 2 टर्सरी युग का कोयला। उसके बाद हमने बताया कोयले की किस्में, यानी कोयले काइंड्स ऑफ कोल, कोयले के प्रकार, जिसके में सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइड प्रकार का कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 96% होती है। दूसरा कोयला हमने बिटुमिनस प्रकार का कोयला बताया, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है। तीसरा कोयला हमने लिग्नाइट या भूरा कोयला बताया, इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 70 होती है या भूरे रंग का होता है। चौथा कोयला हमने केनल प्रकार का बताया, इसमें 40% तक होती है। 5वां कोयला हमने पीट प्रकार का बताया, जो समय अवधि के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सबसे नवीन प्रकार का कोयला है। उम्मीद है कि जो हमारा आज का विषय रहा शक्ति संसाधन कोयला, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।